हेलो। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सूचना का अधिकार, यानी हमारा अपना आरटीआई एक्ट 2005। हम सबने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना जरूर है, लेकिन आज हम इसके एकदम अंदर जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक एप्लीकेशन के फाइल होने से लेकर उसके फाइनल नतीजे तक का सफर आखिर होता कैसा है। सोचिए, एक साधारण सा कागज का टुकड़ा कैसे पूरे सिस्टम में जवाबदेही ला सकता है। ये समझना वाकई बहुत रोमांचक है। जो जानकारी संसद को देने से मना नहीं की जा सकती, वो किसी भी व्यक्ति को देने से मना नहीं की जा सकती। जरा सोचिए इस बात पर। यह सिर्फ कोई कानूनी लाइन नहीं है। सच कहूं तो ये इस पूरे कानून की आत्मा है। ये एक ऐसा फलसफा है जो देश के हर एक नागरिक को सीधे तौर पर सिस्टम से सवाल पूछने की ताकत देता है। तो चलिए आज का अपना रोड मैप देख लेते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को 6 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले आरटीआई के बेसिक्स, फिर इसकी टाइमलाइंस और फीस, उसके बाद थर्ड पार्टी जानकारी को कैसे हैंडल किया जाता है, फिर हम देखेंगे इसके एग्जेम्पशंस और नया डीपीपीडी एक्ट, फिर अपील का प्रोसेस और आखिर में देरी होने पर लगने वाला जुर्माना। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, आरटीआई के बेसिक्स। अब हम अक्सर सुनते हैं पब्लिक अथॉरिटी, लेकिन इसका दायरा कितना बड़ा है ये जानना बहुत दिलचस्प है। सेक्शन 2H कहता है कि इसमें सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं आते, इसमें वो सारी एनजीओ या प्राइवेट संस्थाएं भी आ जाती हैं जिन्हें सरकार से अच्छा खासा फंड मिलता है। मतलब अगर किसी प्राइवेट स्कूल को बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार से एक बहुत बड़ा वन टाइम ग्रांट मिला है ना, तो वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी बन जाता है। उसे भी जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और ये जानकारी या इन्फॉर्मेशन आखिर है क्या? सेक्शन 2F के मुताबिक इसमें सिर्फ पुरानी फाइलें नहीं हैं। आप ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और किसी मटेरियल के सर्टिफाइड सैंपल्स तक मांग सकते हैं। इससे फैसले लेने का पूरा डिजिटल ट्रेल सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है, इसमें कोई अनरिकॉर्डेड ओरल ओपिनियन यानी मौखिक राय शामिल नहीं होती। आप किसी अफसर को नई राय बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। रिकॉर्ड जिस रूप में मौजूद है वो ठीक उसी रूप में आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, टाइमलाइंस और फीस यानी जवाब का काउंटडाउन। इस कानून में घड़ी की सुई बहुत तेज भागती है। एक नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए 30 दिन का समय होता है। अगर एप्लीकेशन गलती से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चली गई है तो ट्रांसफर करने के लिए 5 दिन और मिल जाते हैं, यानी टोटल 35 डेज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रूल है 48 आवर्स वाला। अगर आपकी मांगी गई जानकारी सीधे तौर पर किसी इंसान की जान या उसकी आज़ादी से जुड़ी है, तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ को हर हाल में 48 आवर्स के अंदर जवाब देना ही होता है। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, जिसे डीम्ड रिफ्यूजल कहते हैं। अगर पीआईओ 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं दे पाता, तो कानून ये मान लेता है कि उसने जानकारी देने से मना कर दिया है। और इसका नतीजा ये है कि अब वो सारी की सारी जानकारी आवेदक को बिल्कुल मुफ्त में देनी होगी, एकदम फ्री, बिल्कुल वैसे ही जैसे गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को मिलती है। एक भी रुपए की फोटोकॉपी फीस नहीं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, थर्ड पार्टी जानकारी। क्या हो अगर आपने जो जानकारी मांगी है वो किसी और की सीक्रेट से जुड़ी हो? यहाँ कानून एक सेफ्टी नेट बनाता है। पहला स्टेप, पीआईओ 5 दिन के अंदर उस थर्ड पार्टी को एक नोटिस भेजता है। दूसरा स्टेप, उस थर्ड पार्टी को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस की वजह से थर्ड पार्टी की जानकारी देने की जो मैक्सिमम टाइमलाइन है वो बढ़कर 40 दिन हो जाती है। ये ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के बीच का एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, एग्जेम्पशंस और नया डीपीपीडी एक्ट, यानी सरकार कानूनी तौर पर कब ना कह सकती है। यहाँ हम एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव देख रहे हैं। 2023 से पहले सेक्शन 81J कहता था कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तब दी जा सकती है जब जनहित किसी के निजी नुकसान से ज्यादा बड़ा हो। लेकिन 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन या डीपीपीडी एक्ट आने के बाद गेम बिल्कुल बदल गया है। अब हर तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से छूट के दायरे में है। इसका मतलब किसी टीचर का मेडिकल रिकॉर्ड हो या किसी का घर का पता, अब ये चीजें सख्त तौर पर आरटीआई से बाहर हैं। लेकिन रुकिए, सिस्टम बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा दस्तावेज मांगा जिसमें 95% हिस्सा बहुत ही सेंसिटिव है और सिर्फ 5% आम जनता के लिए है, तो क्या आपकी पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी? जी नहीं।
सेक्शन 10 का सेवरेबिलिटी रूल पीआईओ को ये अधिकार देता है कि वो उस 95% वाले हिस्से को अलग कर दे और बचा हुआ 5% हिस्सा आपको दे दे। है ना कमाल का रूल? और इसी से जुड़ा है सेक्शन 7(9) का नियम। ये कहता है कि आपने जिस फॉर्मेट में जानकारी मांगी है उसी में मिलनी चाहिए। एक्सेप्शन सिर्फ तब है जब इससे संसाधनों की बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही हो। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशल बात क्या है? कोई भी अफसर इस नियम का बहाना बनाकर आपको जानकारी देने से पूरी तरह मना नहीं कर सकता। जानकारी तो देनी पड़ेगी, बस उसका फॉर्मेट बदला जा सकता है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 5 पर, अपील का प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है या जानकारी गलत तरीके से रोकी गई है, तो सिस्टम आपके साथ है। पहला कदम है 30 दिन के अंदर उसी विभाग के एक सीनियर ऑफिसर को फर्स्ट अपील करना। अगर वहां भी बात ना बने तो आप 90 दिन के अंदर सीधे इन्फॉर्मेशन कमीशन जा सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कमीशन के पास एक सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है। इनके फैसले फाइनल होते हैं और सबको मानने पड़ते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर, सेक्शन 6, देरी पर लगने वाला जुर्माना। 250 रुपये। जी हाँ, ये कोई छोटी रकम नहीं है जब ये हर दिन जुड़ती है। अगर कोई पीआईओ जानबूझकर जानकारी छिपाता है या बिना किसी सही वजह के देरी करता है तो उस पर हर एक दिन का 250 रुपये का जुर्माना लगता है। और ये पेनाल्टी बढ़ते बढ़ते 25,000 रुपये तक जा सकती है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये साबित करने की जिम्मेदारी कि देरी क्यों हुई ये आवेदक की नहीं होती। ये बर्डन ऑफ प्रूफ पूरी तरह से उस पीआईओ पर होता है। उसी को साबित करना होगा कि उसने जानबूझकर देरी नहीं की है। तो जाते जाते हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। पब्लिक ट्रांसपेरेंसी और पर्सनल प्राइवेसी के बीच की लाइन आखिर कहाँ खींची जाती है? एक तरफ हमारा जानने का अधिकार है, तो दूसरी तरफ नए और सख्त प्राइवेसी कानून। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, इस सवाल पर सोचते जरूर रहिएगा।